Hello, dear friends. Welcome to Lawpreneurs and myself Gaurav Gupta, your faculty for Environment and Ecology. So आज के सेशन में गाइस हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे. विल सी कि लास्ट ईयर्स में प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और सिलेबस को हम और डिटेल में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द माइक्रो टॉपिक्स which are needed to be covered when we are dealing with this subject environment and ecology. So let me tell you one thing. जैसे हमने प्रीलिम्स में सिविल सर्विसेज एग्जाम और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के प्रीलिम्स को कॉमन एक एंट्रेंस पॉइंट बनाया हमने. फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं दैट आर कंटिन्यूसली राइजिंग. And going by the previous trend, we can say that almost around 20 questions minimum. On an average, 20 questions you will surely get from the environment and ecological part. So basically, this means that I am telling you about the average part, right? Average 20 questions. किसी किसी साल में तो in fact there are 27, 28 questions from environment and ecology. While there was a time जब environment और ecology को basically geography का ही एक extended chapter पढ़ के ख़त्म कर दिया जाता था. But guys, अब ऐसा नहीं हो पाएगा. Now you have to be very clear about the ecology part also. Ecology may will be asked about questions like ecological niche, then ecotone, climax community, seer community. इस तरह के कुछ वर्ड्स होंगे. डोंट वरी, मतलब ये वर्ड्स आपको सुन के थोड़े से टिपिकल लग सकते हैं बट बहुत ही बच्चों वाले कॉन्सेप्ट्स है, दो लाइन के कॉन्सेप्ट्स है. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स इन दीज सेशंस. सो क्योंकि आज का हमारे सेशन ट्रेंड एनालिसिस है, इसमें हम देखेंगे कि किन किन एरियाज से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से हमारे ऐसे एरियाज हैं जिनको हमें एकदम इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, और साथ के साथ ये भी देखेंगे कि व्हाट आर द फर्दर टॉपिक्स. क्योंकि यूपीएससी ने तो जो सिलेबस दिया है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का वो बहुत ही एक जनरल टाइप का उन्होंने लाइन लिख दिया. 2 लाइन में सिलेबस प्रीलिम्स का एंड 2 लाइन्स में सिलेबस फॉर मेंस. बट इन रियलिटी द सिचुएशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, राइट? दे कैन आस्क यू अबाउट डुगोंग, they can ask you about Rana, Hyla, they can ask you about microbeads. Well, one thing I would like to clear that these were the जैसे मैंने डुगोंग बोला या राना हाइला ये सब चीज़ बोला, तो ये वर्ड सुन के बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि अरे सर क्या बोल रहे हैं, राइट? अभी जैसे जैसे हम जब कोर्स को कवर करेंगे विल फील कि अरे यार ये क्वेश्चंस एकदम टिप्स पे हो रहे हैं, एकदम आराम से, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. सर कैसा मतलब कितने अच्छे से चीज़ों को कवर करा रहे हैं. And if you have any kind of doubt, so you can connect with us also. So let us start the session now. So guys, session के starting में हमेशा एक quote से करता हूँ. So today's quote is success is how high you bounce when you hit bottom. So basically नीचे गिर के उठने को ही हम सक्सेस कहते हैं इन कट शॉट, ठीक है? या हारी हुई बाजी को जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं. वेल, जोक्स अपार्ट, ये बाजीगर मूवी का डायलॉग था लेकिन इस कोट से थोड़ा सा मिलता जुलता मैच कर रहा था. सो इट जस्ट हिटेड माई माइंड. वेल एनीवेज, यूपीएससी एग्जाम अपने आप में एक जर्नी है एंड दिस जर्नी बेसिकली इट ग्रूम्स योर पर्सनैलिटी. whether you are making it into the final list or not, that is a one thing, but yes, it will definitely groom your personality, it will definitely nourish your personality. So success is how high you bounce when you hit bottom, because in this journey there are lots of ups and downs. So जब downs है तो you have to go up also, और जब up है तो down होगा. Okay, so सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2011 से अब तक कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं. So guys, if you see from 2011, so in 2011 there were around 21 questions from this part. 2012 around 23 questions. 13 22 questions. 2014 31 questions. This was I was talking about. In fact मैंने 28 बोला था, लेकिन yes, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में ओवरलैपिंग होते हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अराउंड 31 क्वेश्चंस इस पार्ट से पूछे गए हैं 2014 में. 2015 में देयर वाज अराउंड 13 क्वेश्चंस, इन 16 10 क्वेश्चंस, 2017 15 क्वेश्चंस, 2018 13 क्वेश्चंस, 19 21 क्वेश्चंस. 2020 में अगर देखेंगे तो अगेन देयर वाज अराउंड 22 क्वेश्चंस, एंड 21 में भी अगर देखते हैं हम तो ऑलमोस्ट अराउंड 20 प्लस ही रहेंगे, राइट? तो अब ये जो ऑब्जर्वेशन है दिस में वेरी, कोई फैकल्टी होंगे वो कहेंगे कि ठीक है ज्योग्राफी के क्वेश्चन एकदम सेपरेट लग रहा है, लेकिन क्योंकि ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इसमें जो टॉपिक्स है दे आर क्वाइट ओवरलैपिंग.
तो समटाइम इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि भाई ठीक है इस टॉपिक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे. लाइक यूज ऑफ ड्रोन्स. अब यूज ऑफ ड्रोन्स उसमें एक स्टेटमेंट एरिया है कि सॉरी उसमें एक स्टेटमेंट एरिया है कि लाइक फॉर एग्जांपल ड्रोन्स कैन बी यूज टू टेक द सैंपल ऑफ ब्रीथिंग सैंपल ऑफ वेल्स. और वेल्स का अगर वेल फिश का अगर ब्रीथिंग सैंपल लेने का अगर ड्रोन्स को हम यूज़ कर रहे हैं सो ऑब्वियसली हम यहाँ पे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात कर रहे हैं. तो यस दीज थ्री थिंग्स आर क्वाइट ओवरलैपिंग ऑल्सो, बट ऑन एन एवरेज दैट्स व्हाई आई सेड कि 20 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज यू विल गेट फ्रॉम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन. 20 questions guys, it's very important, 20 questions means 40 marks. Okay, 40 marks. And trust me, after completing all the topics which I am intending to cover here, you will be in a position to at least answer minimum 18 questions out of 20. भाई 2 क्वेश्चंस के लिए मैं फिर भी स्पेस लेके चलता हूँ क्योंकि यूपीएससी है, कहीं से कुछ भी पूछेगा, वो उसके मन के ऊपर बात है. एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए दे हैव आस्क्ड अबाउट कोबरा आल्सो, they have asked about different kinds of animals also. So एक दो क्वेश्चन का तो हम हमेशा बफर लेके चलेंगे कि हाँ भाई ठीक है वो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बट इन जनरल आई एम टॉकिंग कि एटलीस्ट 90% क्वेश्चंस यू विल बी incapable to solve very easily, right? So let us proceed with the next slide. So guys, इस पाई डायग्राम में आपको दिख रहा है कि किस किस पार्ट से कितना कितना परसेंटेज क्वेश्चंस के हमें मिल रहे हैं. तो आप देखोगे कुछ मेजर पार्ट्स है, जैसे इकोलॉजी. इकोलॉजी में हम बेसिकली पढ़ते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स. इकोलॉजी का अगर हम लोग बात करें गाइस, तो ये जो 12th क्लास की जो बायोलॉजी बुक है, 12th क्लास की बायोलॉजी की बुक में आपके 4 चैप्टर्स हैं, वो पढ़ोगे इकोलॉजी का पोर्शन ऑलमोस्ट उसी से बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर हो जाता है. बट येस डेफिनेटली आई विल बी कवरिंग सम मोर थिंग्स. ओके, एंड इकोलॉजी से आप मान के चलना कि आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो गया, या फिर डिजॉल्व ऑक्सीजन पे कोई क्वेश्चन आ गया, यूट्रोफिकेशन पे कैन गेट क्वेश्चन. ओके, देन देयर आर सम अप्लाइड क्वेश्चंस. इफ द स्पीशीज ऑफ द रैट्स आर रिमूव्ड व्हाट विल हैपन. तो स्टेटमेंट्स होंगे कुछ ऐसे, ठीक है. देन बॉडीज कन्वेंशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. नागोया प्रोटोकॉल, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे. देन करंट अफेयर्स वाला पार्ट, इसका यहाँ एक इस दूसरी स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा इस. ओके, इनिशियल टाइम में ये पैटर्न चल रहा था बहुत ज़्यादा. ओके, देन स्कीम्स पे क्वेश्चंस था, प्रोटेक्टेड स्पीशीज पे क्वेश्चंस. मतलब दीज आर द एरियाज, दीज आर बेसिक एरियाज फ्रॉम वेयर यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट क्वेश्चंस. बायोडाइवर्सिटी डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा. सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हियर यू कैन सी दैट क्लाइमेट चेंज, ये मेंस का बेसिकली पार्ट है. तो क्लाइमेट चेंज से यहाँ पे आपको क्वेश्चन अच्छे से मिलेंगे. देन बायोडाइवर्सिटी से ऑलमोस्ट 21% क्वेश्चन. ट्रीटीज, बायो बॉडीज, कन्वेंशंस अगेन मेजर पोर्शन. इकोलॉजी मेजर पोर्शन. पॉल्यूशन. ओके, सो गाइस दीज आर द एरियाज. ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिन पे हमेशा आपको अच्छे से कमांड करके रखना है. मतलब ये कहने वाला नहीं कि बस इसको पढ़ के चले जाना काम हो जाएगा, नो. इसको तो पढ़ना है लेकिन इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देके चलना है, राइट. तो टारगेट लेके चलना है कि एटलीस्ट 90% क्वेश्चंस हम जो है इजीली अटेम्प्ट कर पा रहे हैं करेक्ट. गाइस इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सोचो कि अगर आपने एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी E&E लिख दिया है, ठीक है, ज्योग्राफी, ओके, देन इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 3 एरियाज को भी आपने अच्छे से कमांड कर लिया, तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलो कि 100 मार्क्स का जो बेंच मार्क है वो आप इजीली क्रॉस कर लेंगे. मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि एटलीस्ट टारगेट फॉर मिनिमम 120 मार्क्स फॉर प्रीलिम्स, ठीक है. अभी मैं आपको कट ऑफ भी दिखाऊंगा. कट ऑफ इज अराउंड लेस देन 50% राइट नाउ, राइट. सो बेसिकली हमें 50% के भरोसे नहीं रहना है. बट येस, इफ यू आर टचिंग दिस बेंच मार्क ऑफ 120 125 मार्क्स, सो वी आर प्रेटी श्योर दैट येस प्रीलिम्स निकल जाएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं है. 3-4 दिन 5 दिन का हमें रेस्ट लेना है, घूम फिर के आओ कहीं पर आराम से, एंड उसके बाद इमीडिएटली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेन एग्जामिनेशन, राइट. देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जो प्रीलिम्स हॉल से बाहर आते एग्जामिनेशन हॉल से. देयर इज वन स्टूडेंट जो श्योर है भाई मेरा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है. 4-5 दिनों से आराम से घूमा फिरा, थोड़ा अपने आप को रिजुवनेट किया, राइट. एंड उसके बाद ही और शी हैज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मेंस. द स्टूडेंट नोज वेरी वेल दैट यस माई स्कोर इज प्रेटी गुड. देन जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा मेंस की प्रिपरेशन के लिए, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए कैटलिस्ट का काम करेगा. वाइल ऑन द अदर हैंड दूसरा स्टूडेंट एक
अब उसका स्कोर आ रहा है लेट्स से फॉर एग्जांपल 90 मार्क्स। अब ये जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना डेडलाइन वाले, ये जो है बेसिकली जो एकदम बॉर्डर लाइन वाले स्टूडेंट्स होते हैं, सॉरी ये बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स होते हैं, इनके साथ प्रॉब्लम हो जाता है। अब ये बेचारे तैयारी भी करेंगे लेकिन साथ के साथ इनका माइंड में रहेगा कि यार होगा कि नहीं होगा, वेदर आई विल बी एबल टू क्वालिफाई और नॉट, राइट। सो होता क्या है, व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग, so they will be preparing half-heartedly, they will be having some some traces of doubt in their mind. So what happens, that will lower their morale. While on the other hand, if a candidate is securing is 120 marks or maybe 125 marks, so he or she is clear कि यार मेरा प्रीलिम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, प्रोवाइडेड सी सेट। यस, आई हैव सीन मेरे कुछ होनहार स्टूडेंट्स, आई विल नॉट टेक एनी नेम हियर, सो मेरे कुछ अच्छे स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं एंड लिटरली बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, बट दे हैव they just missed prelims because of the CSET part. So don't understand CSET part also. It is as important as the GS part. Well, anyways, now let us see the cutoff trend. So guys, I have taken the cutoff trend of 2015 to 2018. इससे ऊपर का भी हम ले सकते हैं, बट ठीक है, हमें कट ऑफ से ये नहीं करना है कि ठीक है जी 2A116 आ रहा है तो इतने स्कोर लाना है, नो, टू टारगेट अराउंड 125 मार्क्स, एक सेफ टारगेट हमें लेके चलना है, दैट्स इट। सो एनीवेयर यू कैन सी दैट कट ऑफ इज नियर बाय अराउंड 50% और थोड़ा सा उससे ऊपर हो सकता है। इन 2015 द जनरल कट ऑफ वाज 107.34, in 16 it was 116, in 2017 it was 105 and in 2018 it was 98. ओके, सो कट ऑफ वाला जो पार्ट है ये जस्ट एक रेफरेंस के लिए हमने इसको लिया है गाइस। ओके, सो 125 का आपका टारगेट एक श्योर रहना चाहिए, इससे ऊपर भी रखने तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर अगेन ये भी ध्यान रखना है आपको कि आप जो भी टारगेट सेट कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल टारगेट हो। अब ऐसा ना हो कोई करे अरे नहीं 190 मार्क्स लाना है प्रीलिम्स में, क्या करोगे लाके, कोई ज़रूरत नहीं है। जो तैयारी करी है अगर उसी के बेसिस पे 190 मार्क्स आ गए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, देन यू शुड बी थैंकफुल टू योर गॉड, राइट। बट अगर 190 मार्क्स का टारगेट लेके पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं 190 मार्क्स लाने प्रीलिम्स में, तो वो फिर बेसिकली आप जो है बहुत ज़्यादा ओवर मतलब अपने काम खुद ही अपना काम बढ़ा रहे हो बेसिकली। जब काम 125 पे आराम से हो सकता है तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस थिंग वेरी वेल। नाउ लेट अस सी द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। माय गुडनेस, कितना छोटा सा सिलेबस है। प्रीलिम्स, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट इन इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी इन क्लाइमेट चेंज, दैट ये तो सबसे आई दिस इज माय फेवरेट लाइन, दैट डू नॉट रिक्वायर एनी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। माय गुडनेस, अब यार ऐसा करोगे तो फिर क्या होगा, मतलब बच्चे भी रो पड़ते हैं, इनफैक्ट कभी कभी खुद भी रोना आ जाता है। पूछ रहे हो बीओडी, पूछ रहे हो डीओ, पूछ रहे हो यूट्रोफिकेशन, ओके, पूछ रहे हैं यूट्रोफिकेशन, और इसके अलावा और न जाने क्या क्या पूछ रहे हैं। उसके बाद व्हाट दे आर राइटिंग दैट डू नॉट रिक्वायर एनी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, यूपीएससी है। देन means conservation, environmental pollution, degradation, environmental impact assessment, disaster and disaster management। अगेन कितना आसान सा, मतलब 2 लाइन्स 3 लाइन्स में इन्होंने तो पूरा सिलेबस ही खत्म कर दिया यूपीएससी ने। अगर ऐसा है तो इतने अजीबोगरीब टाइप के क्वेश्चंस या अजीबोगरीब या यूनिक क्वेश्चंस वी कैन से, व्हाई दे आस्किंग सो मेनी यूनिक क्वेश्चंस देन, मीन्स गोइंग थ्रू द सिलेबस इट अपीयर्स टू बी अ वेरी crisp and concise syllabus for environment and ecology, while the thing is altogether different. So let us do one thing, ये syllabus हम अपने reference के लिए रखते हैं, that do not require subject specialization। ठीक है सर, हमने मान लिया है, यूपीएससी हमने मान लिया इस चीज़ को। नाउ अब हम एक बात करते हैं सिलेबस को एनालाइज अपने तरीके से, गोइंग बाय द ट्रेंड ऑफ द लास्ट 10 years और लास्ट 10 to 12 years questions both for prelims and mains. What are the important topics? Let us try to check it out. So first, environment and ecology, basic understanding. Here we'll be dealing about the introduction part, categories of environment, features of environment, components of environment, and the ecology part. What is ecology? What is ecosystem? Everything will be there. Then
ecosystem and its dynamics. What are the components of ecosystems? What are the various factors which affects ecosystem? All these things will be taken care of in this particular chapter. Then biogeochemical cycles. Now bio, then geo and chemical cycle, ये तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, बायोलॉजी, geography and chemistry. So basically for example, अगर if I talk about the part जैसे नाइट्रोजन. Now नाइट्रोजन ये एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, अराउंड 78.08% जो गैसेज हैं दे आर नाइट्रोजन. ठीक है, तो नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर. अब ये जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, दिस गेट्स फिक्स्ड इन सॉइल बाय सम बैक्टीरिया. अब ये नाइट्रेट्स के फॉर्म में सॉइल में अवेलेबल है. जो भी प्लांट होगा इस प्लांट में ये नाइट्रेट्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे. अब इस प्लांट को जब कोई एनिमल खाएगा, कंज्यूम करेगा, सो व्हाट विल हैपन, दिस नाइट्रेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अमोनिया and then amino acids. Amino acids कुछ नहीं है, amino acids are the proteins. So this is how this particular nitrogen will help to develop protein in living beings. Once this living being is dead, so its body will be decomposed. Body decompose होगी by some microbes, microorganisms, और ये जो नाइट्रेट्स थे ये वापस सॉइल में मिक्स हो जाएंगे और ये नाइट्रेट्स फिर दोबारा जो है एनारोबिक रिएक्शन होगा और उसमें क्या होगा, ये वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा. तो जो हमने नेचर से लिया वो हमने वापस नेचर को कर दिया. बायोजियोकेमिकल साइकिल हमें यही चीज समझाता है. जैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वेरी सिंपल थिंग. दिस इज वाटर, like this is a lake or this is a pond. So what is happening, water will be evaporated because of the solar radiations or insolation. Insolation means incoming solar radiation. Water will be evaporated, it will be condensed, it will be condensed to form clouds. So this is condensation, evaporation, condensation. And once the relative humidity of the cloud is 100%, that means that cloud is no more able to retain the moisture. It will start releasing this moisture. The moisture will be released in under the influence of gravity also. So ये क्या होगा, precipitation. So evaporation, condensation and precipitation. So ये एक साइकिल बन गई हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. सो बहुत ही मजेदार चैप्टर है, डिस्कस करेंगे इसको आगे चल के. चलिए, देन टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, देन चेंजेस इन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम कंजर्वेशन एंड इकोलॉजी वर्सेस इकोनॉमी. एक आगे और भी एक चीज हम पढ़ेंगे गाइस, लाइक फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट. सो देयर इज a debate right now for this thing. This is a very hot and burning issue right now, environment versus development. People, when they ask for environment, they have to compromise for the development. When you want development, you have to compromise for the environment. Let me simplify this thing. Excuse me. So basically, suppose, for example, this is an expressway. ये एक expressway है, and this expressway is going towards a very large city, for example Delhi. Now यहाँ पर कोई छोटा सा शहर है, a small city here, but all this area is covered with forest. Now people of this city, they are complaining कि भाई दिल्ली तो बहुत अच्छे से डेवलप हो गया, इट इज़ अ वेल कनेक्टेड एरिया. ओके, इट इज़ अ वेल कनेक्टेड एरिया. वाइल ऑन द अदर हैंड हम लोग जो है यहाँ फॉरेस्ट पे पड़े हुए हैं, हमारा कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो पाया है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है. अब इनके डेवलपमेंट करने के लिए क्या करा, गवर्नमेंट ने प्लान किया कि ठीक है भाई, इसको भी हम इस एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्ट कर देते हैं. अब एक्सप्रेस हाईवे से कनेक्ट करना है तो इसका मतलब है कि हमें बहुत सारे फॉरेस्ट काटने पड़ेंगे, बहुत सारे ट्रीज को काटना पड़ेगा. नाउ पीपल आर अगेन प्रोटेस्टिंग कि नहीं भाई, ट्रीज नहीं काटेंगे, आप ट्रीज काटेंगे, आप रोड बनाएंगे यहाँ से, तो ऐसे ये नहीं करना है आपको. सो यहाँ पे क्या है, देयर इज अ डिलेमा. क्या यू वांट एनवायरनमेंट एट द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, और यू वांट डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट. सो यहीं से बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स निकल के आए, जैसे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, कि ठीक है भाई हमें डेवलपमेंट चाहिए, बट वी हैव टू इंश्योर दैट व्हाट
विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑन द एनवायरमेंट। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लगता है बाउंस हो रहा होगा सिर के ऊपर से, बट सिंपल से एक चीज़ मान के चलो कि लाइक फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू बिकम सिविल सर्वेंट, यू सो यू विल बी डीलिंग विद दीज थिंग्स। तो ये आपको एक बैलेंस अप्रोच बना के रखना पड़ेगा। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है कि मान लो कोई रोड हम बना रहे हैं, तो उस रोड की वजह से कितने पेड़ काटे जाएंगे। तो ठीक है, काम करते हैं, जितने ट्रीज हमने यहाँ काटे हैं, the number of trees we have cut it down here, we'll plant same number of trees somewhere else. So this is how we are trying to maintain. Then there are certain other things, certain other concepts are also there, like green GDP, green economy, carbon tax. These all are the things. So next, population ecology. Yes, we population, the human beings, the living beings, everyone, when the community is having a very, you know, characteristic, they are occupying a particular area, that is known as a population. So we'll be dealing about all these things here. Then comes the biosphere, the extent of the biosphere, working of the biosphere, importance of the biosphere, alpha, beta, gamma diversity, biomes, global biomes like major biomes of the world, WWF classification of biomes, terrestrial biomes, aquatic biomes, Indian biomes, etc. Next, biodiversity. So types of biodiversity, value of the biodiversity, threat to biodiversity. Biodiversity का मतलब क्या है? In simple terms we can say the variation, the variety. Like for example, at a same place, uh, tiger is also living, okay, giraffe is also living, zebra is also living, okay, then there can be a cheetah also, there can be some lion also. So what is happening along with this, they are having different varieties of plants, different varieties of trees, all this thing. So it is known as biodiversity, the variety of flora and fauna covering a particular area. So एक चीज हमेशा ध्यान रखना guys, there was a question asked in UPSC prelims, like if we are going from equator towards pole, if we are going from equator towards pole, this is 0 degree equator, this is earth. If anyone of you was thinking that it was potato, so no, it was earth. And intentionally I have drawn earth like this because people say that earth is a spherical body. No, earth is basically geode shape. So it is an irregular sphere which is having equatorial bulging part and polar flattening. बट ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी में। कट शॉर्ट में बता देता हूँ, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूग, बिकॉज ऑफ द कोरियलिस फोर्स ऑफ द अर्थ ये चीज़ इस तरह से हुई है। Sorry guys. So let us move forward. So question was, when we are moving from equator towards pole, biodiversity will increase or decrease? If you are moving from equator towards pole, biodiversity will increase or decrease? So come on guys, please tell me. If you know the answer, please please write in the comment box. Okay, so when we are going from equator towards pole, biodiversity will increase or decrease? So guys, the question is very simple. Basically, it is testing your knowledge about the environment and ecology part and geography also. For example, what happens on equator, the sun rays are falling straight. इक्वेटर पे जो सन रेज है वो सीधा पड़ रही होती हैं, दे आर फॉलिंग स्ट्रेट ओवर द इक्वेटर। सो क्या होता है, इक्वेटर पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। ओके, व्हेन देयर इज मोर एंड मोर इवेपोरेशन, सो वाटर वेपर्स ऊपर जाके क्या होंगे, कंडेंस होके क्लाउड्स फॉर्मेशन करेंगे। व्हेन क्लाउड फॉर्मेशन इज देयर, इट विल कॉज मोर एंड मोर रेनफॉल। सो व्हाट हैपन्स गाइज, बेसिकली दिस इक्वेटर पोर्शन इज रिसीविंग मोर एंड मोर रेनफॉल ऑल्सो। इनफैक्ट मैक्सिमम रेनफॉल अकर्स ऑन इक्वेटर। अब किसी भी प्लांट को ग्रोथ के लिए दो ही चीज़ तो चाहिए होती है, एक होता है सनलाइट, ठीक है, और दूसरा चाहिए होता है वाटर। दोनों चीज़ यहाँ पे सरप्लस में मिल रही है। अब इसका रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट गाइज ये होता है कि यहाँ पर जो ट्रीज है दे आर एक्सेप्शनली वेरी टॉल, और इतने डेंस फॉरेस्ट होते हैं, ट्रीज आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, इतना डेंस कैनोपी कवर होता है। कैनोपी कौन सा, अपर पार्ट ट्री का जो होता है, ये सब आपस में बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। सो ऐसी कंडीशन में क्या होता है गाइस, बहुत डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे हो जाते हैं। नाउ बिकॉज देयर इज डेंस फॉरेस्ट,
the sun rays, they won't be able to reach the ग्राउंड सरफेस ऑफ दीज फॉरेस्ट, क्योंकि ये जो ट्रीज है इन्होंने क्या करा है, सन रेज को ब्लॉक कर लिया है. लाइक फॉर एग्जांपल दीज आर ट्रीज, सो इनके अपर पोर्शन पूरे कवर्ड हो गए हैं. तो ऐसी कंडीशन में क्या है, द सन रेज दे वोंट बी एबल टू फॉल डाउन. अब ऐसी कंडीशन में गैस क्या होता है कि जो स्मॉल स्मॉल प्लांट्स होते हैं दे आर नॉट एबल टू गेट सन रेज. तो छोटे छोटे प्लांट्स क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू सर्वाइव दे विल अडेप्ट एपिफाइटिक ग्रोथ. दे विल अडेप्ट एपिफाइटिक ग्रोथ. एपिफाइटिक ग्रोथ जैसे ही ये अडेप्ट करेंगे, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये जो फॉरेस्ट ही फर्दर और ज़्यादा डेंस हो जाएगा. In next session, I will show you the picture of this kind of forest. Very बहुत dense means it is not possible for human being even to move, smoothly through these forests. मतलब आप चल रहे हैं, आपके आगे bushes होंगी, आपके आगे बड़े बड़े मतलब कुछ अलग अलग टाइप के एपिफाइटिक प्लांट्स होंगे. एपिफाइट्स क्या होते हैं, दीज आर दोज प्लांट्स विच ग्रो विद द सपोर्ट. फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट, मनी प्लांट को देखा ना, लंबे से बेल की तरह ग्रो होता है. सेम वे में एपिफाइट्स ग्रो होते हैं यहाँ पर. सो बेसिकली क्या होता है, इट विल मेक द फॉरेस्ट मोर एंड मोर कंजस्टेड. अब ऐसे फॉरेस्ट जो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, अब ऐसे फॉरेस्ट में ना आपको लार्ज साइज एनिमल्स या फास्ट रनिंग एनिमल्स नहीं मिलेंगे. जिराफ नहीं मिल पाएगा यहाँ पे आपको, फंस जाएंगे बेचारे वो, ठीक है. या चीता नहीं मिल पाएगा, चीता भागेगा ही, मतलब वो रन ही नहीं कर पाएगा चीता, यहाँ पे स्पीड ही नहीं कैच कर पाएगा. तो जनरली ऐसे फॉरेस्ट में आपको जो एनिमल्स मिलेंगे कैसे मिलेंगे, जैसे कि प्राइमेट्स की वैरायटी मिलेंगी, यानी कि मंकी फैमिली की वैरायटी अच्छी खासी, एक से एक रेप्टाइल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है. रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स. अगर इसके बीच में कहीं पे पॉन्ड है, कोई लेक है इस फॉरेस्ट के बीच में, तो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एम्फीबियंस. ओके, ये सारे स्पीशीज आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, देखेंगे. सो बायोडाइवर्सिटी में ये सारी चीज़ों को हम जो एनालाइज करेंगे यहाँ पर. नेक्स्ट, biodiversity conservation. So guys, you already know this thing that yes, there is a threat to the biodiversity, there is threat to the existence of different species, whether it is a plant species, flora, or whether it is a animal species or fauna. So all these things will be tackling, will be checking out here in biodiversity conservation, that there is a IUCN, International Union for Conservation of Nature. It issues a red list. इस रेड लिस्ट में देर आर सम स्पीशीज जिनको हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, लीस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरह की कुछ कैटेगरीज होंगी. देन इन सीटू मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एक्स सीटू मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, व्हाट आर दीज थिंग्स, ये सब हम चीज़ यहाँ पर देखेंगे इसको. देन पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन. सो दीज आर गाइज ओपन एंडेड टॉपिक्स. ओपन एंडेड टॉपिक्स मतलब ये बहुत ही जनरल टॉपिक्स है. अब जनरल टॉपिक्स की प्रॉब्लम यही आती है कि जनरल टॉपिक्स में स्टूडेंट्स समटाइम्स दे लैक अबाउट डेटा, मीन्स उनके पास डेटा नहीं होता है. सो दे लैक अबाउट फॉर दिस थिंग अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा. अब वो लैंड डिग्रेडेशन है, बहुत ही सिंपल प्लेन अगर स्टेटमेंट्स आप मीन्स में लिख के आओगे, सो थोड़ा स्कोर पे उसका जो है आपको इफेक्ट पड़ेगा. सो यस, यहाँ पे हमें कुछ रिपोर्ट्स कोट करनी होती है, कुछ फैक्ट्स, कुछ डेटाज हमें यहाँ पे प्रेजेंट करने होते हैं टू मेक आवर आंसर मोर एंड मोर अट्रैक्टिव. सो ये जो टॉपिक होगा, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर होगा गाइस, ये इट विल बी इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, बट इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर मेंस ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट. सो दीज ऑल आर द पॉल्यूशन पार्ट जो हमने यहाँ एक ही जगह इसको कंपाइल करा है. देन वेस्ट मैनेजमेंट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड लाइमलाइट वाला टॉपिक है, सो ऑब्वियसली ये पढ़ना ही पड़ेगा हमें यहाँ पर. So I am just moving on the slides so that you have an idea that कौन से टॉपिक्स हमें यहाँ पे कवर करने होंगे. Climate change, again a very burning topic right now and very important for main examinations. Then environment impact assessment of sustainable practices, already मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बात किया था. इको टूरिज्म जैसे कॉन्सेप्ट से यहाँ पे आएंगे. इको टूरिज्म का मतलब क्या होता है, when tourism is being promoted keeping in mind the conservation of ecosystem. For example, just take the example of Shimla. Shimla was made a summer capital of Britishers. Okay, it was made a summer capital of Britishers. So basically क्या था कि वहाँ पर it was made to accommodate 50,000 population. शिमला को जो बनाया गया था. अभी कंडीशन ये है कि टूरिज्म के टाइम पे, पीक टाइम में पॉपुलेशन कैन बी अराउंड 5 लाख. ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि देयर इज लॉट्स ऑफ
एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड लॉट्स ऑफ गार्बेज क्रिएशन. किसी ने चिप्स खाया, उस चिप्स का पैकेट ऐसे कैसे ही वैली में फेंक दिया. नाउ दीज थिंग्स गेट्स चोक्ड इन द ड्रेनेज. सो व्हाट हैपेंस इफ यू हैव विजिटेड मॉल रोड ऑफ शिमला. ओके, मेरा काफ़ी टाइम हो गया गए वहाँ पर. If you have visited Mall Road of Shimla, you can see number of drains which are locked, completely choked है, and water overflow रहा है वहाँ से. Okay, and the tourists they have to move by protecting their clothes and all this thing. Well, let us move to forward. Contemporary issues, yes, क्योंकि environment and ecology में हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके चलेंगे. एक हो जाएगा आपका पार्ट A, which is somehow traditional in nature, conventional, and part part B, which is contemporary, the burning topics. तो last 3-4 years तक के जो topics है, I will try to cover all those important issues basically, because factual information तो हमारी एक लिमिट होगी कवर करने की, but yes, issues हम सारे कवर करेंगे. Okay, like wildlife, man animal conflict in India, for example. गिर फॉरेस्ट कहाँ पर है ये? इट्स इन गुजरात. अब इस फॉरेस्ट के पास शहर है अमरेली. अमरेली डिस्ट्रिक्ट, मतलब मैक्सिमम फॉरेस्ट ये अमरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाता है. एंड यू वोंट बिलीव, जो लाइन्स है वो बेसिकली लोगों के कॉलोनीज में एंटर कर जाते हैं. ओके, देन पोचिंग एक्टिविटीज. सो बेसिकली क्या है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इन रिसेंट टाइम इट हैज़ इंक्रीज्ड. इनफैक्ट आई थिंक आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसके होम टाउन में या जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहाँ पे आपने पिछले 2-3 साल में कोई ऐसा केस नहीं देखा हो, या पिछले 4-5 साल में ऐसा कोई केस ना देखा हो जहाँ पर कोई लेपर्ड जो है आपकी सोसाइटी में या आपके सिटी में आ गया और उसके बाद इट हैज़ क्रिएटेड हैवॉक इन द सोसाइटी. ओके, सो बेसिकली मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट इज इंक्रीजिंग. सो व्हाई? सो इट इज़ नॉट द एनिमल विच इज एंटरिंग इनटू द ह्यूमन टेरिटरी. Human territory was this much, animal territory was this much. It is the human being which has intruded into the animal's territory. So इसलिए क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट होगा. आप कोई आपके घर में ज़बरदस्ती आ जाएगा, so आप लोग भी उससे झगड़ा करोगे ना. So that is the same thing here. So all these things, eco bridge, biodiversity management, Sundarbans at risk due to climate change, ये सब चीज़ें टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर करेंगे इसको. Then combating pollution, like for example oil spills. यहाँ पे मेरी नज़र पड़ गई ऑयल स्पिल पे. तो देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑयल ज़ैपर्स, right? So all these things we'll be covering again here. Climate change, these are the topics. Initiatives for environmental conservation, so these are some of the important laws, acts, some initiatives which we'll be discussing in this particular chapter. And environmental institutions, so like there was a question about NGT, National Green Tribunal, and CPCB, Central Pollution Control Board. ये रिसेंट में क्वेश्चन आया हुआ था. सो बेसिकली इस तरह की जब हम बॉडीज कवर करते हैं, सो यूपीएससी के मतलब दे आर बेसिकली ensuring that they are asking questions from the areas which are extremely important. अब NGT क्या है? It will be hearing the civil cases related to environmental violation. Central Pollution Control Board, while it is a body mandated to check or curb the pollution. Okay. Then there are some miscellaneous issues, obviously. Now let us see some questions. Questions कैसे आते हैं यहाँ पर. ओके, आई ट्राई कि कैसे हम जो है क्वेश्चंस को, अगर नॉलेज नहीं भी है, हमें इंफॉर्मेशन नहीं भी है, तो अभी हम इन क्वेश्चंस को कैसे डील कर सकते हैं. बट गाइस, ये हमेशा इस रूल को हमें अप्लाई नहीं करना है. फॉर एग्जांपल मान लीजिए देयर आर 2-3 क्वेश्चंस जिसमें आपको लगता है कि यू आर प्रेटी श्योर, अबाउट 50-60% आप श्योर है, तो तब कुछ आप लॉजिक लगा सकते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चला कि आपने पढ़ा कुछ भी नहीं है एंड नाउ दे आर यू आर थिंकिंग कि यार ठीक है ABCD, तो भाई इसमें से ऑप्शन ए मुझे बार बार लग रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो बेसिकली क्वेश्चन ट्रेंड क्या है और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, थोड़े से देखते हैं इसको. चलिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज़ अ क्लाइमेट that varies from tropical to subtropical, temperate and arctic.
मीन्स एक कोई नेशनल पार्क है और वहाँ पे हमें ये सभी चारों तरह के क्लाइमेट जो है देखने को मिल रहे हैं। सो गाइस ऑप्शन हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। अब देखो ये जब चीज़ होती है कि कहीं पर क्लाइमेट वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसका एक पार्ट हो सकता है कि वो थोड़ा इंटीरियर में हो सकता है, यानी कि कोस्टल पार्ट से थोड़ा दूर हो सकता है। कंचनजंगा की बात करेंगे तो ये तो कोल्ड ही रहेगा मैक्सिमम टाइम तक, क्योंकि भाई ठंडे रीजन में। सेम गोज विद नंदा देवी ऑल्सो। सो यर आंसर विल बी नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क। सो in this slide it is shown here Namdapha National Park. It is nearby to the easternmost point of India. What is the name of its easternmost point of India? Kibithu. Kibithu जो है इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, इट इज इन अंजॉ डिस्ट्रिक्ट। सो इसी रीजन के आसपास ये आपका नामदफा नेशनल पार्क पड़ेगा। एंड गाइस वन मोर थिंग, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है या मुझको मैसेज करके जरूर बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसका आंसर होगा नामदफा नेशनल पार्क। देन क्वेश्चन नंबर 2, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज्ड बाय। अब गाइस देखो ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस है ये, ओके। एंड आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ये 2015 या 16 का क्वेश्चन है, यहाँ पर यूपीएससी ने जो पूछा था तो ये उस टाइम के करंट अफेयर्स में था, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। वेल क्योंकि अभी आपने इसको नहीं पढ़ा है, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो डोंट जज दिस क्वेश्चन एज अ टफ क्वेश्चन। ईजी कर रहे हो कोई बात नहीं, बट टफ क्वेश्चन किसी को भी जज नहीं करना है, बिकॉज यू आर नॉट नोइंग अबाउट दीज टॉपिक्स। हियर द आंसर विल बी वर्ल्ड बैंक, हियर द आंसर विल बी वर्ल्ड बैंक, ओके, यस, हियर द आंसर विल बी वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इन अ पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया द लोकल पीपल ट्रेन द रूट्स ऑफ लिविंग ट्री इनटू रॉबस्ट ब्रिजेस अक्रॉस द स्ट्रीम्स एंड एज द टाइम पासिस these bridges become stronger. These unique living root bridges are found in, yes, मीन्स क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर कोई प्लेस है, देयर इज अ प्लेस, और यहाँ पे लोग रिवर के दोनों साइड पर जो ट्रीज हैं उनकी रूट्स को टेम करके थोड़ा गाइडेड तरीके से उसको ग्रो करा के एक रूट्स का ब्रिज बना देते हैं रिवर के ऊपर। तो कहाँ बनाते हैं गाइज, इसका आंसर है मेघालय। यस, दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन, दिस इज कॉल्ड अडेप्टेशन कि लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं थी, उन्होंने जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसी को यूज़ कर लिया। सो मेघालय में आप ऐसे रूट ब्रिजेस बहुत कॉमनली देख सकते हैं। लेट मी शो यू अ वेरी ब्यूटीफुल इमेज। सो दिस इज द ब्रिज, दिस इज द रूट ब्रिज, ओके। नेक्स्ट, sorry guys, consider the following states: Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Mizoram. In which of the following states do tropical wet evergreen forest occur? ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड आपके बेसिक्स क्लियर है। सो गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इजी क्यों है? अगर आपकी थोड़ी भी अगर बेसिक ज्योग्राफिकल नॉलेज एकदम दुरुस्त है, एकदम ठीक है मतलब, सो ये आपके लिए सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन होगा। लिखा क्या है? ट्रॉपिकल वेट, यानी कि ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन भी है, साथ के साथ बारिश भी अच्छी खासी हो रही है, मॉइस्चर कंडीशन भी अवेलेबल है। अब इंडिया में आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स ईस्ट इन इंडिया, अगर आप वेस्टर्न डायरेक्शन से ईस्टर्न डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सो रेनफॉल विल इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगी ये हम आगे कभी दोबारा डिस्कस करेंगे इस बात को। लेकिन इन इंडिया इफ यू आर मूविंग फ्रॉम वेस्टर्न साइड टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, रेनफॉल विल इंक्रीज। हिमाचल प्रदेश इस साइड में आएगा, वेस्टर्न साइड में। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम ये ईस्टर्न साइड में आ जाएंगे। सो दोनों में रेनफॉल कहाँ पे ज़्यादा है? अरुणाचल प्रदेश में एंड मिजोरम में। सो ऑब्वियसली जस्ट चेक द पेयर। यस, ऑप्शन सी 1 and 3, दिस इज गोइंग टू बी अ करेक्ट ऑप्शन।
बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं गाइस। With reference to forest carbon partnership facility, which of the following statement is are correct? So guys, पहली चीज ये है कि इस क्वेश्चन के साइज को देख के नहीं डरना है। इस क्वेश्चन के साइज को देख के बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल ऐसा नहीं, मतलब एकदम नर्वस नहीं हो जाना कि अरे यार इतना लेंदी क्वेश्चन। यस, इट्स अ लेंदी क्वेश्चन, आई एग्री इट्स अ लेंदी क्वेश्चन गाइज, बट अगेन जो लेंदी क्वेश्चन होता है ना, ये सबसे ईजिएस्ट होते हैं टू टैकल, टू बी हैंडल्ड, ट्रस्ट मी। सबसे इजी क्वेश्चन साबित होते हैं ये ऐसे वाले। सो इसलिए कभी भी क्वेश्चन देख के एकदम से नर्वस नहीं होना है ऐसे क्वेश्चन देख के, क्योंकि ये लेंदी क्वेश्चन है, इनको हम स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन बोलते हैं। क्वेश्चन पेपर का ऑलमोस्ट एक पोर्शन पूरा ये ऐसा क्वेश्चन ले जाता है, स्पेस पूरा, तो स्टूडेंट इसको पढ़ने में ही बहुत टाइम लगा देता है। So with reference to forest carbon partnership facility, which of the following statement is correct? It is a global partnership of government, business, civil society and indigenous people. ठीक है, this statement is correct. Second, it provides financial aid to universities, individual scientists and institutions involved in scientific forestry research to develop eco-friendly and climate adaptation technologies for sustainable forest management. Yes. सो गाइज ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। थर्ड स्टेटमेंट, इट असिस्ट द कंट्रीज इन देयर रेड प्लस। यस, ये एक था डिक्लेरेशन, रेड प्लस डिक्लेरेशन, ये बेसिकली इससे रिलेटेड है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट, then again, with reference to an organization known as BirdLife International, which of the following statement is correct? So again, I have told you earlier also this thing कि ये उस टाइम के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो यहाँ पे पूछे गए हैं, राइट। तो अब हो सकता है ये चीज़ अब न्यूज़ में ना हो, तो इसलिए आपको ना आइडिया हो इस बात के, इसके लिए, बट बर्ड लाइफ इंटरनेशनल वॉज इन न्यूज़ एट दैट पर्टिकुलर टाइम, सो दैट्स वाई दे हैव रेज्ड क्वेश्चन। सो अगेन, इकोलॉजी मीन्स एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में 50 to 60% पोर्शन आपका करंट अफेयर्स पे बेस्ड रहेगा, लेकिन क्वेश्चन कैसे मिलेंगे आपको? ब्लेंडेड क्वेश्चन मिलेंगे। लाइक कंसिडर अ फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट दे देगा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, सेकंड दे देगा कुछ कॉन्सेप्ट टाइप का, थर्ड कुछ दे देगा दोनों का मिक्सअप करके, देन आपको आंसर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं गाइस। The concept of biodiversity hotspot originated from this organization. This is incorrect. ये कोई सेपरेट बुक थी बायोडाइवर्सिटी की जो जिससे ये कॉन्सेप्ट आके निकला था। सो आंसर आपका जो होगा वो होगा 1 and 3, मीन्स ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सो दिस कॉन्सेप्ट वाज देयर इन नॉर्मन मेयर्स बुक। ओके, नेक्स्ट, इन इंडिया which one of the following types of forest is teak, a dominant tree species? Option A, tropical moist deciduous forest. Option B, tropical rainforest. Option C, tropical thorn scrub forest. And option D, temperate forest with grasslands. So guys, मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि for example, from equator when you are going towards pole, from equator when you are going towards pole, so जो wood की जो hardness है वो reduce होगी, the hardness of wood will decrease if you are going from equator towards pole। यानी इक्वेटर पे there is more and more sunlight and there is more and more water, so क्या होता है जो wood के fibers होते हैं they will absorb more and more water, और ऐसी कंडीशन में फाइबर्स बहुत हार्ड हो जाते हैं, बहुत हैवी हो जाते हैं। तो ऐसी जो वुड होती है इट कैन नॉट बी यूज टू मेक एनी काइंड ऑफ फर्नीचर और एनी काइंड ऑफ एंटीक्स और एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स, बट ऐसी वुड जो होती है इट इज़ अ गुड सोर्स फॉर टिम्बर, इट इज़ अ गुड रॉ मटेरियल फॉर टिम्बर इंडस्ट्री। While for example, if you talk about valsa is the softest wood of world, okay, एंड ये बेसिकली हायर लैटिट्यूड्स में कैनेडियन रीजन में आपको बहुत आसानी से मिलेगी और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी। इनफैक्ट कनाडा जो है इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट
exporter or one of the largest exporter and producer of newspaper print roll. आई होप आप लोग पढ़ते हैं ना द हिंदू न्यूज़पेपर. सो द हिंदू न्यूज़पेपर का जो पेपर है वो एक रोल में आता है, एक प्लेन रोल होता है जिसमें न्यूज़ छापी जाती है. ओके, तो बेसिकली ये न्यूज़पेपर प्रिंट रोल के मामले में एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन के केस में वो बहुत ही एक लीडिंग प्रोड्यूसर है. ओके, सिमिलरली टेक द एग्जांपल ऑफ कश्मीरी विलो. कश्मीरी विलो एक वुड है विच इज़ वेरी सॉफ्ट एंड इट इज़ यूज टू मेक बैट, क्रिकेट बैट. ओके, वाई? क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी लाइट वेट है. सो बेसिकली क्या होता है, अगर वुड काफ़ी हार्ड है इट वॉन्ट बी यूज फॉर फर्नीचर, एंड इफ अ वुड इज़ वेरी सॉफ्ट इट विल बी यूज फॉर पेपर इंडस्ट्री, इट कैन बी यूज फॉर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, राइट. टीक की अगर मैं बात करता हूँ गाइस, तो टीक एक मीडियोकर लेवल वुड है, नॉट टू सॉफ्ट नॉट टू हार्ड. ठीक है, नॉट टू सॉफ्ट नॉट टू हार्ड का मतलब है, पहले तो हम ऑप्शन लिखते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस. तो यहाँ तो आपको मिलेंगे कैसे ट्रीज जो हार्ड होंगे. कैसे मिलेंगे यहाँ पर आपको? हार्ड, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, नॉट एट ऑल. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको सबसे हार्डेस्ट मिलेगा क्योंकि यहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है. ट्रॉपिकल थॉर्न स्क्रब, यहाँ तो मतलब कांटे वाले फॉरेस्ट होंगे, तो ये तो आप आउट इसको एलिमिनेट कर ही सकते हैं. एंड टेम्परेट फॉरेस्ट विद ग्रासलैंड्स, इसको भी आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं. ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बारिश हो रही है वो सीजनल बारिश होगी. सो वुड में वाटर कंटेंट होगा लेकिन कंपैरेटिवली काफ़ी कम होगा. सो जब कंपैरेटिवली कम होगा तो ऐसी वुड जो है फर्नीचर्स बनाने के लिए यूज़ हो सकती है. जस्ट चेक योर हाउस, आपको अपने घर के जो डोर्स होंगे, अगर इफ दे आर द वुडन डोर्स, सो प्रोबेबली इट कुड हैव बीन मेड फ्रॉम द टीक वुड. ओके, टीक प्लाईवुड. नेक्स्ट. Yes, now again a very nice question. Each day is more or less the same. The morning is clear and the bright with a sea breeze. As the sun climbs high in the sky, heat mounts up, dark clouds forms, then rain comes with thunder and lightning, but rain is soon over. Which of the following regions is described in the above passage? That means, for example, each day is more or less same, means there is a uniformity in temperature and precipitation. यानी कि लगभग पूरे दिन एक जैसा ही रहता है और पूरे महीने लगभग एक जैसा ही मौसम रहता है, वेदर रहता है, राइट. देन सी ब्रीज आती है मॉर्निंग के टाइम में. देन एंड द सन क्लाइम्स हाई इन द स्काई, यानी मॉर्निंग इज कूल. वाई? क्योंकि सी ब्रीज आ रही है यहाँ पर. देन हीट माउंट्स अप, डार्क क्लाउड्स फॉर्म्स. तो क्या होता है, जैसे जैसे सन ऊपर आएगा इवेपोरेशन इंक्रीज होगा. व्हेन देयर इज इवेपोरेशन देयर विल बी कंडेंसेशन, और ये कंडेंसेशन होते होते इवनिंग तक ये जो क्लाउड्स है दे विल कॉज रेनफॉल. तो इस तरह का जो क्लाइमेट होगा गाइस, ये कहाँ मिलेगा हमें? इक्वेटोरियल रीजन में. इक्वेटोरियल रीजन में, क्योंकि इक्वेटर पे डेली के डेली बारिश होती है. दिस इज एक्सप्लेनिंग दैट थिंग. इक्वेटोरियल रीजन में, और एक एडिशनल चीज आपको बता देता हूं मैं, कोस्टल रीजन्स में भी आपने देखा होगा कि कोस्टल रीजन्स में जो वेदर होता है, जो क्लाइमेट होता है, थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म रहता है. इफ यू टॉक अबाउट मुंबई, ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर आपको एक यूनिफॉर्म जो है वेदर मिलेगा. नॉट टू कोल्ड, नॉट टू विंटर. राइट नाउ आई एम टीचिंग यू एंड आई एम वियरिंग स्वेट शर्ट, राइट, बट इवन देन आई एम फीलिंग कोल्ड. वाइल ऑन द अदर हैंड, जो पर्सन बेंगलोर में होंगे, जो पर्सन मुंबई में होंगे, उनको शायद इतना टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं फील हो रहा होगा, राइट. In fact, in UPSC, guys, there was a question in UPSC that Delhi and Bangalore are located on the same longitude, but Delhi is having extreme climatic condition while Bangalore is having moderate climate throughout the year. Why? So same thing is happening, that Bangalore is in close proximity to Arabian Sea and Bay of Bengal as compared to Delhi. Delhi काफ़ी इंटीरियर में लोकेटेड, एकदम नॉर्थ साइड में ऊपर जाके. So ऐसी कंडीशन में क्या होगा,
वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलेंगी, टू कोल्ड इन विंटर एंड टू वार्म इन समर। लोग गर्मी में भी परेशान है एंड लोग विंटर से भी परेशान है। जबकि बेंगलोर में थ्रू आउट द ईयर यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहेगा और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगी। तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में लोगों की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दिस इज द रीज़न This is the reason, guys, that Bangalore has been chosen to be developed as the Silicon Valley of India. Okay, so means there was a geographer. Okay, there was a geographer, and इस particular geographer ने इस चीज़ को identify किया था that the climate has an important effect on the working efficiency of the human beings. And anyways, आगे बढ़ते हैं हम. Yes, which one of the following is the best description of the term ecosystem? Option A, a community of organisms interacting with one another. Option B, that part of the earth which is inhabited by living organisms. Option C, a community of organisms together with the environment in which they live and the flora and the fauna of a geographical area. अब देखो इकोसिस्टम में अब देखने में आपको चारों स्टेटमेंट एक जैसे लगेंगे, बट हमें देखना है विच वन इज एक्सप्लेनिंग अ वेरी होलिस्टिक पिक्चर, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव है. A community of organisms interacting with one another, not only this, that part of the earth which is inhabited by living organisms, इसको तो आप easily rule out कर सकते हैं. A community of organisms together with the environment in which they live. So community of organisms and along with their environment in which they are living. So this is the correct statement. So answer will be option C. Next. Yes, question number 10. Again, it was a current affairs based question. Seed village concept. So, which of the following best describes the main objective of the seed village concept? Option A, encouraging the farmers to use their own farm seeds and discouraging them to buy the seeds from others. Option B, involving the farmers for training in quality seed production and thereby to make available quality seeds to others at appropriate time and affordable cost. Option C, earmarking some villages exclusively for the production of certified seeds. And option D, identifying the entrepreneurs in village and providing them technology and finance to set up seed companies. So again, guys, because it was in news at that time, so involving the farmers for training in quality seed production and thereby to make available quality seeds to others at appropriate time and affordable cost. This particular option B is the correct answer. अब रीजन देखो, सुनो बहुत बड़ा, क्योंकि अभी आपको पता नहीं होगा इसके बारे में, so there is no point of discussing in detail. बट एक सिंपल सी पॉइंट आया कि ऑप्शन बी में आपको एक चीज़ दिख रहा है कि इट इज़ टॉकिंग अबाउट अ इंक्लूसिव ग्रोथ. जैसे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में देखा था कि कुछ एरियाज बहुत अच्छे से ग्रो कर गए थे और बाकी कुछ एरियाज में डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हो पाया. तो क्या हुआ, जो रीजनल डिस्पैरिटी थी, इनइक्वालिटी थी, और बढ़ गई. फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी वो अच्छे से ग्रो कर गए, बाकी जगह वो डिस्पैरिटी या इनइक्वालिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो गई. अब यहाँ पर हम फार्मर्स को ही इन्वॉल्व कर रहे हैं राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एंड ये फार्मर्स बाकी लोगों को सपोर्ट करेंगे, उनको ट्रेन करने में हेल्प करेंगे. सो दैट मीन्स दैट दिस इज सेटिस्फाइंग मोर एंड मोर. सो आंसर विल बी ऑप्शन बी. अब देखो ये लॉजिक्स है, ये लॉजिक्स ऐसे डेवलप नहीं होंगे, इफ स्पेशली इफ यू आर अ बिगिनर. सो ये लॉजिक्स अभी इतनी जल्दी डेवलप नहीं होंगे, इट विल टेक सम टाइम. ठीक है, जब आपने चीज़ें जैसे इकॉनमी की पढ़ ली होंगी, आपने काफ़ी सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में पढ़ी होंगी, पॉलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे, ज्योग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिए होंगे, तब जाके शायद आपको थोड़ा ये चीज़ डेवलप होगी. But अभी for time being, just keep in mind that this was a current affairs based question of that particular time period. So question, instead of judging question as a difficult question, it's better to judge the question that yes, ये current affairs का part था, पहले नहीं पता था, now we know this thing. Seed village concept. So dear students, I hope you like this session very well. If you have any kind of doubt, you can connect me through the management or through by any channel which they have provided to you. And I hope you like this session well, and very soon we will connect again. But till then, bye bye, take care.